सबसे पहले तो लोग डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं कि जब आपको कब्ज़ का मसला हो रहा है तो अपनी सब्जियां, फल, ये चीज़ें फाइबर डाइट ज़्यादा लें। जो आटा है उसमें जो है ना वो छान ऐड करके जो हम कहते हैं हाई फाइबर जो है आटा जो है ना वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है ना आपने फास्ट फूड जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करना है और वॉक वगैरह करें। और इसके अलावा जो आपको दाने वगैरह बनते हैं वो इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन उसके कॉजेज़ और भी हो सकते हैं जो आपको कह रहे हैं आपके पेट पे दाने वगैरह बनते हैं। इनको कुछ टेस्ट वगैरह रेकमेंड करें, डॉक्टर के पास इनको जाना चाहिए। और खास तौर पे डायबिटीज के बारे में पूछे कि डायबिटिक तो नहीं है आप, शुगर की शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने अपने सारे मतलब ये चौपाई लैब से मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन पता नहीं है स्टमक प्रॉब्लम कहाँ से मेरी जिंदगी में आ रही है। करती है वॉक, बाकायदा लाइफ में वॉक वगैरह करती है, डेली एक्सरसाइज या वॉक? हाँ जी, वॉक मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं मतलब दिन ज्वाइन करती रहती हूँ, आए दिन। फिर मैं मतलब कुछ दिन के लिए छूट जाता है क्योंकि मैंने ड्यूटी जाना होता है, और फिर जब मेरा छूट जाता है तब मैं इतनी मोटी हो जाती हूँ। और थायराइड के टेस्ट पे कुछ कराने चाहिए। थायराइड मैं वही बात ऐड करने लगी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बीमारी होती है ख़वातीन में जिसमें थायराइड की बीमारी हो जाती है, और साथ ही अगर ओवरी से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स होते हैं अगर वो ऊपर नीचे हो जाएं तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाने आ सकते हैं, सर के बाल गिर सकते हैं, और उसके अलावा वेट की फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए भी ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो पीरियड्स के छठे दिन कराने होते हैं, और LH, FSH, DHE, SO4, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन लेवल्स एंड थायराइड लेवल्स ये कराने होते हैं। अच्छा, एक बात आप वैसे तो सब डॉक्टर्स ने कह दिया, डॉक्टर सना आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? नहीं, आई एग्री जो इन्होंने कहा है कि इनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर इनको ये प्रॉब्लम रह रही है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और ये दूसरा डाइट ऑफ कोर्स हाई फाइबर डाइट, दूसरा एक सिंपल भी होता है। अगर ये डायबिटिक नहीं है तो अगर ये जैसे बहुत से लोगों को बहुत फाइबर खाना मुश्किल होता है, तो हमारे नट्स में कुछ ये फिग्स, डेट्स, इनमें इससे बहुत अच्छा स्टूल पास हो जाता है, और इनको कम मिकदार में भी खाएं तब भी स्टूल अच्छा आ जाता है। तो ये उन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें अगर इनसे बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते। राइट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रा थोड़ा सा ना अपना स्ट्रेस लेवल भी देखिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी आपने एक जुमला कहा है, इससे मेरी असेसमेंट है, मैं तो ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन चूंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ, आई एम सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को देखिए। आई थिंक कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो आ सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ों में, बिकॉज आपने कहा कि कभी कभी आप बिल्कुल नहीं खाती हैं और कभी ऐसे खाती हैं कि आप बिल्कुल पागल हो जाते। देर आर रीजंस बिहाइंड इट, कोई ना कोई रीज़न होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इसमें मेरे ख्याल में शायद IBS एक कंडीशन होती है, वो उसका चांस ज़्यादा है इनके, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया होता है, तो ये जैसे आप हमारे स्ट्रेस उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल इंड्यूसिंग एक तौर पे होता है कि उसको प्रमोट करते हैं स्किन लीजन की, तो IBS को देखना चाहिए इनको। अच्छा, कमिंग बैक टू अलामात, वो अलामात जो डायबिटीज़ की हो सकती हैं, एक तो आपने कहा यूरिनेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा क्या? देखें, शुगर की जो अपनी अलामात होती हैं वो तो इतनी कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन शुगर में जो ख़ास तौर पे दिल के अमराज होते हैं उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि इसमें दर्द नहीं होती, चेस्ट पेन जो हार्ट अटैक पता नहीं चलता, साइलेंट MI उसे कहते हैं, खामोश दौरा पड़ता है दिल का, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है कि अचानक दौरा पड़ता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, हल्की सी शायद डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ा स्वेटिंग हो तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उसको ही इज़ नॉट अवेयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने को लिपिड्स भी चेक रखने चाहिए, ECG फ़ौरन कराए जैसे घबराहट हो, और अपने बाकी टेस्ट प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन देखें, मैं शुगर की अलामत पूछ रहा हूँ, एक तो यूरिनेशन हो, यूरिनेशन के अलावा क्या? कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ सूनने शुरू हो जाते हैं, और फिर कोई ज़ख्म हो तो वो ठीक नहीं होता पैर पे ऊपर। अगर ये ऐसी अलामत जाहिर हो तो आप अपने शुगर के टेस्ट जरूर करवा लें। अच्छा, किस उम्र के बाद पीरियोडिकली करवाने चाहिए शुगर के टेस्ट? अब तो हर एज में, हर एज में। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका नाम सर? बाबर बोल रहा हूँ साहिर भाई। जी बाबर, इरशाद, क्या कहेंगे? सर, एक तो मुझे प्रॉब्लम है, मैंने चेकअप करवाया था, डॉक्टर बोलते हैं आपका ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो गया हुआ है थोड़ा सा। ओके। सेकेंडली मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और थर्ड मुझे जो ब्लड प्रेशर का इशू है ना वो चल रहा है, उसके पास ना तकरीबन कुछ 6 माह से चल रहा है। ब्लड प्रेशर तकरीबन रोज ही मेरा हाई होता है, तकरीबन रोज ही। उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं वो मतलब एक रेगुलर मेडिसिन तो नहीं ले रहा, लेकिन मुझे जिस दिन फील होता है मैं मेडिकल स्टोर पे चला जाता हूँ, वो चेक करते हैं, वो कोई मेडिसिन दे देते हैं, वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो उससे BP जो है नॉर्मल हो जाता है। Who wants to take that? जी,
अच्छा, उसमें ये है कि जिस तरह उन्होंने 2 अलामात बताई, तो ब्लड प्रेशर की बताई है और ये उन्होंने बताया कि कभी कभी दवाइयाँ लेते हैं कभी नहीं लेते। तो हाँ। ये ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी तकलीफ हैं कि जिनमें इलाज है, शिफा नहीं है। कि एक अगर डायबिटिक है, ये कंडीशन है जो साथ साथ चलती रहती है, इसको सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है। ओके। तो एक तो उन्होंने ये करना है कि जो दवाई कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, इसको तर्क करें साधु को और रेगुलरली दवाई लें। एक बार दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इनका खून गाढ़ा हो गया, तो इसका मतलब लिपिड्स इनके डिरेंज्ड हैं। तो लिपिड्स की 5 किस्में होती हैं, उसमें 4 जो होते हैं वो बैड लिपिड्स होते हैं, यानी बड़े हों तो उनकी नॉट गुड फॉर हेल्थ, और एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं HDL होते हैं। तो वो लिपिड लेवल्स को उन्होंने देखना है कि किस हद तक बढ़े हुए हैं। तो अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लिपिड प्रोफाइल करें, उसकी भी ट्रीटमेंट भी लें, उसकी ट्रीटमेंट भी लें। ऑलराइट। ये ब्लड प्रेशर मुझे इतने साल के बाद ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है। कैसे हुआ? जब मेरा इको किया गया तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बढ़ा हुआ था, ओवर साइज था। जब वो ओवर साइज था तो पता चला कि मुझे काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा रन करता था कि मुझे पता नहीं चला। तो अब मैं ब्लड प्रेशर की बाकायदा मेडिसिन लेता हूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर एक कंडीशन है जो शायद कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं अगर आप दवा प्रॉपरली खाएं, तो वो आपको मिस नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर। जब बच्चों के अंदर हम देखते हैं तो अब जाहिर है स्कूल जो हैं वो दोबारा खुल रहे हैं, तो इस वक्त जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्या बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? डॉक्टर साहबा, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहब, जी, now I can hear you, sorry आपकी। ओके, मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा था। तो इस मौसम के अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए? किस किस्म की बीमारियों से वो एक्सपोज हो सकते हैं, और उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, बच्चों को आजकल कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रही है, जो फ्लू आम ज़बान में भी बोलते हैं हम। तो उसमें यह है कि आप बच्चों को एक तो क्या कहते हैं, आप उनकी, अगेन आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस, कि ग़िज़ा इज़ द बेसिस फॉर न्यूट्रिशन, जो है ना वो अफेक्ट्स एवरीथिंग। बल्कि साइंस हैज़ प्रूवन दैट आवर गट हेल्थ अफेक्ट्स आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर मूड, एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर एक मेजर बहुत मतलब आई थिंक आई वांट टू टेल दिस टू पेरेंट्स, इफ़ योर चाइल्ड इज़ सिक एंड नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ डोंट सेंड हिम और हर टू स्कूल। क्या होता है कि अक्सर माँ बाप जो हैं वो बच्चे को हल्के से फ्लू के सिम्टम्स या कोई आते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सही है, चलो भेज दें। उससे क्या होता है कि बाकी बच्चे भी बीमार होते हैं, और इसी तरह क्या होता है कि पूरी आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास बीमार हो जाती है। तो ट्राई एंड स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इलनेस ऑल्सो, आई थिंक। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जब आपको लगे कि एक तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना शुरू करें, इट डजंट हेल्प आपके बच्चों को, एंड देन दोस एंटीबायोटिक्स विल बिकम इनफेक्टिव। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे ये बताइए, ये एंटीबायोटिक्स से हमारी फैसिनेशन क्या है कि हर चीज के अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं? क्विक फिक्स, हमें लगता है एंटीबायोटिक्स आर अ क्विक फिक्स, दे आर नॉट अ क्विक फिक्स। वायरल इलनेसेस अनफॉर्चुनेटली डू लास्ट वेरी लॉन्ग, क्या कहते हैं, नॉर्मली 7 to 14 डेज एन एवरेज होती है। लोग उसको रिड्यूस करने के लिए सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स विल वर्क, दे डोंट वर्क। आप अगर उससे बेहतर ये है कि अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन ले लें तो वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है। और मैं कॉन्स्टेंटली, मुझे सब जब मेरे स्पेशली दोस्त अहबाब बहुत नाराज होते हैं मेरे से कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं आप लिखती फॉरन, आई सेड बिकॉज देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, एंटीबायोटिक्स डोंट फिक्स इट।